नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में फॉरेंसिक विभाग की ताजा बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फॉरेंसिक लैब ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पुलिस प्रशासन को सौंप दी है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में छात्रा के कपड़ों की जांच में मेल स्पर्म की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। यह वैज्ञानिक साक्ष्य इस बात की ओर सीधा इशारा करता है कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ कोई गलत कृत्य किया गया था। इस खुलासे के बाद से इस मामले में यौन उत्पीड़न की आशंका अब हकीकत में बदलती दिख रही है। इस रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की संभावना जताई गई थी। फॉरेंसिक की इस नई बायोलॉजिकल रिपोर्ट ने अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन दावों का पूरी तरह समर्थन कर दिया है। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह केवल एक सामान्य मौत नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध का हिस्सा हो सकती है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई अपर थाना अध्यक्ष हेमंत झा और थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। वही कपड़ों में मिले मेल स्पर्म के अवशेष मिलने के बाद एफएसएल अब डीएनए की प्रोफाइल तैयार कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के डीएनए से इसका मिलान होगा, साथ ही अन्य संदिग्धों के डीएनए से भी मिलान किया जाएगा। लेकिन सवाल वही कि आखिर दोषी गिरफ्तार कब होगा और क्या किसी को बचाने की ये कोशिश होती रही है। न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जहानाबाद की युवती का जो पटना में मौत हुआ, उसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था और इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया था। लेकिन अब पटना पुलिस सवाल के घेरे में भी थी, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद मामला अब दूसरा रंग लेता दिख रहा है। न्यूज़ 18 लगातार इस खबर के बारे में जानकारी दे रहा था और पटना पुलिस की तरफ से जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके बाद इस खबर न्यूज़ 18 की खबर पे मुहर भी लगती दिख रही है। दरअसल इस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि मृतका के परिजनों द्वारा दिनांक 10/1/26 को मृतका के कुछ वस्त्र पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त किया गया तथा परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल द्वारा किए गए परीक्षण के क्रम में कथित रूप से घटना के समय पहने गए एक अंतः वस्त्र से मानव शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एफएसएल द्वारा इसका डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के साथ साथ एसआईटी द्वारा चिन्हित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए से भी मिलान किया जाएगा। जाहिर तौर पर न्यूज़ 18 लगातार इस बारे में जानकारी पहले से देती आ रही थी कि युवती के साथ बलात्कार की बात सामने आ रही है और आखिरकार एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात बताई जा रही है कि जो अंतःवस्त्र मिले हैं उसमें शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मानव शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जाहिर तौर पर मामला अब तूल पकड़ सकता है और इस पूरे मामले पे जिन लोगों को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी उन पर भी कार्रवाई की गई है। इसके पहले जो चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 की समीक्षा के दौरान अपर थाना अध्यक्ष जो कदम कुआं के थे अवर निरीक्षक हेमंत झा और थाना अध्यक्ष चित्रगुप्त नगर अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को निलंबित किया गया है। तो जाहिर तौर पे अब पूरी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एफएसएल रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इतना तय है कि न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को पहले से बताता आ रहा है और आखिरकार एफएसएल रिपोर्ट के बाद इसकी पुष्टि भी होती दिख रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल अब भी बने हुए हैं और सवाल यह है कि पुलिस ने शुरू में रेप से इनकार क्यों किया था। सवाल यह भी है कि पीएमसीएच की रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार आखिर पुलिस ने कैसे कर दिया। सवाल तो यह भी है कि डॉक्टर की शुरुआती जो रिपोर्ट थी वो किस आधार पर बनी और क्या पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी थी। सवाल यह है कि पुलिस ने शुरू में रेप से इनकार क्यों किया था। तो ऐसे कई सवाल संवेदना की मौत के बाद से खड़े हो रहे हैं और सवाल है कि 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ा गया। और सवाल तो यह भी है कि क्या वे हॉस्टल छात्रा या स्टाफ से वो जुड़े हुए थे। और सवाल यह भी कि मोबाइल से सुसाइड सर्च की कहानी आखिर किसने बनाई और क्या प्लांट करने की कोशिश की गई।
और सवाल यह भी है कि 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर छोड़ा गया। अब सिलसिलेवार तरीके से पूरे केस को समझते हैं कि तारीख दर तारीख क्या हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं 6 जनवरी की, जिस दिन केस की शुरुआत होती है। 6 जनवरी को बेहोश संवेदना मिली थी। 5 जनवरी को ही वो जहानाबाद से पटना आई थी, यानी कि घर से वो पटना हॉस्टल में आई थी। 11 जनवरी की तारीख की बात करें तो उसकी इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आती है। पुलिस जो प्रारंभिक जांच करती है उसमें वो रेप से इनकार कर बैठती है, जिसके बाद से एसआईटी को ये पूरा जांच का जिम्मा दिया जाता है और एसआईटी ने जांच का जिम्मा संभाला। 16 जनवरी को एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी ने उसके बाद केस से जुड़े लोगों से पूछताछ की और एसआईटी जहानाबाद तक पहुंचती है और वहां भी लोगों से पूछताछ होती है। सारे सबूत एसआईटी जुटाती है और उसके बाद डीजीपी को यह रिपोर्ट सौंपा जाता है। एफएसएल ने बायोलॉजिकल रिपोर्ट अब पुलिस को सौंप दी है और यही सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों में मेल स्पर्म की पुष्टि हो चुकी है। एफएसएल अब डीएनए की प्रोफाइल तैयार कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के डीएनए से इसका मिलान किया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी हरकत में इधर आई। अपर थानाध्यक्ष हेमंत झा निलंबित कर दिए गए, थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी निलंबित की गई और इस बीच एम्स फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष ने भी एसआईटी पर कई गंभीर आरोप लगाए। न्यूज 18 पर उन्होंने खुलकर बातचीत की और कहा कि देर से दस्तावेज एसआईटी की तरफ से जमा किया जा रहा है और देरी की वजह से रिव्यू रिपोर्ट में देरी का भी दावा विभागाध्यक्ष की तरफ से किया गया और यह भी खबर है कि एम्स की रिव्यू रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हो सकता है। चलिए बढ़ते आगे और कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, घर वालों के कहने के बाद भी जिस ढंग से रेप के आरोप को नकारा गया, उसके बाद संवेदना के घर वालों ने कई लोगों पर आरोप लगाए। संवेदना के घर वालों ने जो आरोप लगाए उसके आधार पर एसआई रोशनी कुमारी पहली रिपोर्ट ही गलत बताई। इसके साथ साथ अभिनव कुमार की अगर बात करें तो एएसपी जो बिना जांच थाना प्रभारी की रिपोर्ट उन्होंने मान ली। परिचय कुमार एसपी पटना पूर्वी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इसे सुसाइड तक करार दे दिया। अब डॉक्टर सतीश जो प्रभात मेमोरियल के महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से भी इनकार कर दिया। शरीर पर चोट बताया गया। कार्तिक के शर्मा एसएसपी जो पटना के हैं उनकी तरफ से भी कुछ बातें रखी गई और उसके बाद मामले की पड़ताल किए बिना ही रिपोर्ट पर भरोसा भी कर लिया गया। तो ये ऐसी कुछ गड़बड़ियां जो है वो शुरुआती स्तर से इस पूरे मामले में होती आई, लेकिन अब एफएसएल की रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही है। चलिए बढ़ते आगे और जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां पटना गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर आरजेडी ने जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का आरोप है कि जहानाबाद में चल रही जांच में किसी बड़े नेता के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। आरजेडी विधायक राहुल कुमार ने भी एसआईटी की जांच पर अपनी नाराजगी जताई है। तो देखिए, आरजेडी ने इस पूरे नीट छात्रा मौत मामले में बड़ी जानकारी अपने तरफ से दावे जो है वो किए गए हैं। मामले में सीबीआई जांच की मांग जो है वो आरजेडी की तरफ से की जा रही है। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी बड़े नेता के बेटे को बचाने की कोशिश हो रही है। बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व, उनके पुत्र इन्वॉल्व हैं, उसको बचाना चाहते हैं लोग। आप काहे छुपाना चाहते हैं? ये काम है पुलिस को ओपन करना, सांसद विधायक ओपन करेगा। जब उससे नहीं होगा तो हम लोग तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में लगे करेंगे। पुलिस ने पहले ही डायरेक्शन बता दिया कि हम किस डायरेक्शन में जांच करना चाहते हैं और उसके बाद उसके एविडेंस को खोज रही है। आप प्रमाण देखिए, 3 दिन पहले आपके द्वारा ही अलग पत्रकारों के द्वारा चलाया गया खबर छपी कि भाई बच्ची के द्वारा 350 रुपए का दवा खरीदा गया। लेकिन जब पत्रकार बंधु गए उस दवा दुकान के पास तो उसने बताया कि हमारे पास कोई सवाल पूछा ही नहीं गया, हमारे सीसीटीवी को देखा गया तो कहा कि सीसीटीवी ठीक करा लीजिए। तो इस तरीके से त्रुटिपूर्ण जांच जो हो रहा है, इसमें कभी भी न्याय मिलने की संभावना नहीं हो रही है।
चले बढ़ते आगे। आरजेडी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है। पटना के होटल मौर्य में 11:30 से बैठक शुरू होगी, जो आरजेडी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्र की माने तो इस बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा हो सकती है। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। कार्यकारिणी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक पटना के होटल मौर्य में होने वाला है और ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव के परिणाम के बाद आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई सारे ऐसी बातें तय हो जाएंगी जो आने वाले समय में आरजेडी का भविष्य तय कर सकती है। ऐसे तो कई तरह की चर्चा है, लेकिन चर्चा आज ये भी है कि 11:30 बजे से होने वाली इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव के नाम पे मुहर लग सकती है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ऐसे सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा तो बैठक के बाद ही होगी। लेकिन माना जा रहा है और चर्चा इस बात को लेकर है कि आरजेडी की कमान अब पूरी तरीके से तेजस्वी यादव थाम सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जो पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद तेजस्वी यादव जो ने ये बैठक बुलाई है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इस बैठक में पार्टी के भविष्य की दशा और दिशा दोनों तय हो जाएगी। ऐसे लालू यादव जो फिलहाल अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सेहत अब पहले से ठीक नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, इसमें 27 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के वो भी पटना पहुंच गए हैं और वो भी इस बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे। इसके अलावा 200 से अधिक डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। जो बिहार के बाहर से जो नेता आए हुए हैं उन्हें भी इसी होटल मौर्या में ठहराया गया है और इस बैठक में माना जा रहा है कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सांसद जो आरजेडी के हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिया जाएगा। साथ ही संगठनात्मक मामलों से लेकर राजनीतिक रणनीति तक पार्टी में तेजस्वी यादव की भूमिका मजबूत होती जा रही है और पार्टी में पहले से ही उन्हें भविष्य के नेता के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन जाहिर तौर पे जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महत्वपूर्ण बैठक में हो सकती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अब आरजेडी के कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरजेडी नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इस पर पोस्ट कर लिखा कि घुसपैठियों ने लालूवाद को तहस नहस कर दिया। रोहिणी ने आगे कहा कि वर्तमान की कड़वी, चिंताजनक और दुखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली जन जन की पार्टी की असली कमान फांसीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों, साजिशकर्ताओं के हाथों में है जिन्हें लालूवाद को तहस नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है। कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखते हैं। आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट किया, जिस पर अब एनडीए के नेताओं ने भी तंज कसा है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले रोहिणी आचार्य का ट्वीट दरअसल आरजेडी के अंदर चल रही गहरी सरांद का सार्वजनिक कबूलनामा है। लालूवाद के नाम पर जिस पार्टी ने सामाजिक न्याय का ठेका लिया था, आज वही पार्टी परिवारवाद, साजिश और घुसपैठ की प्रयोगशाला बन चुकी है। रोहिणी आचार्य साफ कह रही हैं कि पार्टी की कमान संदिग्ध लोगों के हाथ में है और नेतृत्व सवालों से भाग रहा है। सवाल यह है, अगर सब ठीक है तो जवाब देने से डर क्यों? आरजेडी आज जनता की नहीं, कुर्सी बचाने की राजनीति कर रही है। बिहार की जनता सब देख रही है और समय आने पर उसका करारा जवाब देगी। देखिए, अपने वृद्ध पिता के जीवन के लिए किडनी तक दान कर देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य जब इस तरह का ट्वीट करे, पार्टी में बढ़ते घुसपैठियों और जयचंदों के प्रभाव से व्यथित हो और पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित हो और ऊपर से तेजस्वी यादव जी की चुप्पी हो, तो मामला और गंभीर और संगीन बन जाता है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि पार्टी अपने अंतिम पतन की ओर बढ़ चली है। चलिए बढ़ते आगे। कटिहार में एक चाय दुकान की आड़ में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भट्ट टोला में चाय की दुकान चलाने वाली बसंती देवी यहां चाय की दुकान के बहाने सेक्स रैकेट चलाती थी। वहीं जब स्थानीय लोगों को शक हुआ तो उन्होंने दुकान से एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
हालांकि मौके का फायदा उठाते हुए बसंती देवी फरार हो गई, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी बसंती देवी पहले भी इसी मामले में जेल जा चुकी है और फिलहाल जमानत पर बाहर थी। पुलिस सब उसकी तलाश में जुट गई है। यहाँ पे सेक्शन चल रहा था, ठीक है। 1 महीना पहले यहाँ पे रेड पड़ा था, ये लोग जेल भी गई थी, फिर दोबारा के यहाँ चालू कर दिया सेक्टर गेट। यहाँ पे अभी टीआरटी जो गाड़ी है अभी रेड किए थे, पकड़ाए थे, इसके बाद अभी पकड़ा के अपनी जल्द पुलिस के हवाले किए। जी, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, लगभग 2-3 माह पूर्व जो है एक मुफस्सिल में देह व्यापार के रैकेट को जो है उसका भांडा फोड़ा गया था और साथ ही साथ उसमें एक होटल मालिक की भी गिरफ्तारी हुई थी। वो जो महिला जिसके द्वारा कि ये व्यापार चलाया जा रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, इस मामले में भी उसी की संलिप्तता आ रही है सामने और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द उनको उस मामले में जेल भेजा जाए। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक की हालत गंभीर है, दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना नरहिया थाना के भपटियाही गांव की बताई जाती है। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलीबारी हुई है। गोली लगने से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक को डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया है। घटना नरहिया थाना के भपटियाही गांव की है। और भागलपुर से भी बड़ी खबर, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में बमबाजी हो गई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। एक के बाद एक 3 बम से हमला किया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोराही हरियो गांव का यह मामला सामने आया है। घायल जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, एक के बाद एक 3 बम से हमले की खबर बताई जा रही है। गोराही हरियो गांव की ये घटना है। पुलिस अब मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। बमबाजी हुई है। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जो घायल हैं वो जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराए गए हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ 18 संवाददाता। विकास, से बमबाजी क्या विवाद, अभी क्या हालात? देखिए, सभी घायल को 4 लोग इस बमबाजी की घटना में घायल हुए हैं। सभी को जेएलएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात सरस्वती प्रतिमा विसर्जन को लेकर कुछ लोग गांव से तालाब की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही 4 लोग हैं जो कि उनसे कहा सुनी हुई और फिर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद जो है 3 बार जो है बमबाजी की घटना हुई है। वहां पर 3 बार बम फेंका गया है, जिसमें कि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कि एक जो मेघू मंडल है वो गंभीर रूप से घायल है और सभी का इलाज जो है फिलहाल मायागंज अस्पताल में जारी है। कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ अब तक? देर रात सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। फिलहाल वहां पर पुलिस अभी कैंप कर रही है। स्थिति सामान्य बताई जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।